हेलो एवरीबॉडी। तैयारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जस्टिस रंजन गोगोई जो कि सीजेआई रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नॉमिनेट हुए हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए। ओके, न्यूज़ में है ये, तो फिर हम इसी दौरान देख लेंगे राज्यसभा का प्रोविज़न क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह के बारे में। ओके, तो आगे चलते हैं, डिटेल में इस न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि एक पहली तो बात है राज्यसभा के बारे में, उसका स्ट्रेंथ कितना कितना पर्सन्स हो रह सकते हैं राज्यसभा में, उसके बारे में, और नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में, एक जज राज्यसभा में होने का प्रोज क्या क्या है और कॉन्स क्या क्या है। ओके, उसके बाद वे फॉरवर्ड जो कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो फिर राज्यसभा क्या होता है कि राज्यसभा अपर हाउस भी बोलते हैं उसको, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब स्टेट का सभा। ओके, जो सभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्यों क्यों ये राज्यसभा को रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं? क्योंकि राज्यसभा में जो भी बैठेंगे, जो भी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होंगे, वो लोग इलेक्टेड होंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट के जो अलग अलग विधानसभा है, वो विधानसभाओं का इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। ओके, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। जैसे कि लोकसभा हर इलेक्शन में डिजॉल्व होता है और नया लोकसभा बनाया जाता है, ऐसे राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता। ये क्यों? क्योंकि राज्यसभा का 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं और नया मेंबर इलेक्ट होते हैं। ओके, तो फिर राज्यसभा में कितने टाइप का मेंबर रहते हैं? 2 टाइप के, वो है एक इलेक्टेड मेंबर और एक नॉमिनेटेड मेंबर। ओके, कितने मेंबर्स राज्यसभा में रहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ है और एक्चुअली कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या प्रोविजन है कि 250 मेंबर मैक्सिमम रह सकते हैं, उसमें से 238 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और 12 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। बट एक्चुअली इट इज 245, 233 इलेक्टेड मेंबर्स एंड 12 आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर कौन होंगे? जिसका स्पेशलिटी इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज होगा, और ये लोग नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ऑफ कोर्स बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन ऑफिशियली प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ओके, तो फिर बात करते हैं ये नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में, क्योंकि द न्यूज़ इज ऑल अबाउट द नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओके, नॉमिनेटेड मेंबर्स का सारे पावर होते हैं जो कि इलेक्टेड एमपी का होता है। ओके, टेन्योर 6 साल होता है। आर्टिकल 18(1)(a) क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो 12 मेंबर्स को राज्यसभा पे नॉमिनेट कर सकते हैं, जो मेंबर लोगों का कि एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। वो स्पेशल नॉलेज आर्ट में होगा तो चलेगा, लिटरेचर में होगा तो चलेगा, साइंस में होगा तो चलेगा, सोशल सर्विसेज में होगा तो भी चलेगा। ओके, तो सीजेआई रंजन गोगोई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो नॉमिनेटेड हुए रिसेंटली राज्यसभा में। तो सीजेआई रंजन गोगोई थे कौन? वो थे 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, एंड एन एमिनेंट लॉ एक्सपर्ट। अब आगे बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। पहले प्रोज क्या क्या है? ये जो अपॉइंटमेंट हुआ उसका प्लस पॉइंट्स कौन कौन सा है? उसका प्लस पॉइंट्स, पहला कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बार कोई भी नहीं है रीअपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई में। आर्टिकल 124(7) तो कहता है कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड होने के बाद जुडिशियरी में काम नहीं कर सकता, लेकिन वो आर्टिकल 124(7) ये नहीं कहता है कि कोई भी चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड होने के बाद एमपी नहीं बन सकता, या फिर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, या फिर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये तो हो गया पहला। अब दूसरा क्या है? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, आप सोचिए उनका दिमाग कैसा होगा, लॉ में उनका नॉलेज कैसा होगा। वो अगर राज्यसभा डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो अगर लॉ मेकिंग डिबेट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है हमारे देश के लिए।
और तीसरा क्या है, तीसरा नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में है। नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए बाउंड नहीं होते हैं। ओके, द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर यूजुअली नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। सो वोटिंग में वो कोई भी पार्टी व्हिप को मानने के लिए बाउंड नहीं होते हैं, तो फिर वो अपना खुद का मत दे सकते हैं राज्यसभा में बैठे। ओके, उसके बाद चौथा, वो सेपरेशन ऑफ पावर जो यूएसए वाला कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियरी अलग है और लेजिस्लेचर अलग है और एग्जीक्यूटिव पूरा अलग है। हमने जैसे एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के अंदर से ही उठाया है, ऐसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओके, ये था प्रोज के बारे में। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। माइनस पॉइंट क्या क्या है इस अपॉइंटमेंट का। ओके, पहला जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कैसे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो विनिंग गवर्नमेंट है, अभी जो बीजेपी चल रहा है, वो विनिंग गवर्नमेंट के सपोर्ट में सारे वर्डिक्ट देगा, तो फिर उसको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ दे रहा है तो फिर उसको रिटायरमेंट के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, अगर वही गवर्नमेंट रह रहा है तो। ओके, और दूसरा जजेस के इंटीग्रिटी पे सवाल उठाता है। इंटीग्रिटी क्या है कि जज कोई भी कोर्ट का, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सेशन कोर्ट का भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी, जो कोई भी कोर्ट का जज, उसका इंटीग्रिटी कुछ खतरे में नहीं होना चाहिए। वो लोग वर्डिक्ट के टाइम पे कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब वगैरह वगैरह को लेके जजमेंट नहीं दे सकते। ओके, अब तीसरे में क्या है कि वो जो फंडामेंटल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जो सेपरेशन ऑफ पावर हमने प्रोज में भी डिस्कस किए थे, वो सेपरेशन पावर का फंडामेंटल क्या है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों अलग अलग चीज होना चाहिए। ओके, ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन राज्यसभा इनसाइड द लेजिस्लेचर वायलेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिक फंडामेंटल को। ओके, तो फिर आगे चलते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या आगे हो सकता है। ओके, एक तो चीज है कि जज अपॉइंट कर सकते हैं और दूसरा चीज है जज अपॉइंट नहीं हो सकता है। दोनों को मिला के हमने कोई भी चीज को समझना है। अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि वो रिटायर्ड होने के बाद कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि रिटायर्ड होने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए 2 साल का होता है, ऐसे जजेस का भी कूलिंग ऑफ पीरियड कुछ रहना चाहिए। ओके, अगर कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं दे रहे हैं तो फिर वो ब्रिटिश मॉडल को फॉलो कर लेना चाहिए हम लोगों ने। ब्रिटेन में क्या होता है कि सारे जजेस रिटायर्ड होने के बाद वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब हमारा अपर हाउस। और अगर हम बोल रहे हैं कि जज अपॉइंट होना नहीं चाहिए तो फिर जैसे कि कैग में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लोकपाल में, यूपीएससी में चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, वहाँ पे कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स अवेल नहीं कर सकता। तो ठीक वैसे ही जजेस ऑल्सो कैन बी बैड फर्दर फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, बैलेंस्ड आंसर लिखना है और ये कंक्लूजन में लिखना है, इसलिए हमने ये डिस्कस कर लिया। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो तो, अगर ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस करना है तो फिर भी ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ कंफ्यूजिंग दे सकता है। थैंक यू गाइस।